यू यार। यस बेटा, शुरू करते हैं। देखिए ये आपकी कौन सी किरण है? पीओ आपतित किरण है, ठीक है ना। पीओ को हम आपतित किरण कहेंगे, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, है ना। ये हमारा पीओ आपतित किरण है और ये इसको नाम दे दो आप ए बी सी डी, इसको नाम दे दो ओ एल, एल नाम दे दो। ओ एल क्या है बेटा? परी क्या है? ओ एल क्या है? अभिलंब। ये ओ एल अभिलंब है ना, ध्यान रखना भैया। तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। इसको आई से दर्शाते हैं। आपतन कोण को हमने यहाँ पे आई से दर्शाया है ना, एंट्री वाला कोण, है ना, ठीक है ना। और ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित हो गई, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आर, इसको हम आर से दर्शाएंगे। आई का मान बड़ा होता है आर से, इतना अपने को दिमाग में रखना है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर इसे हम दूसरी तरीके से बोलें कि भाई जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आई होता है और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण होता है। आई इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। ये वाला इसका चित्र हो जाएगा। परिभाषा भी आपको बताई दी है और चित्र के साथ में परिभाषा कंपलसरी है, मगर उससे पहले चित्र जरूरी है ना। अगर आप परिभाषा में मिस्टेक भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर चित्र सही है तो, क्योंकि परिभाषा को पढ़ते नहीं है, चित्र को देख लिया, अगर चित्र सही है तो बाकी सब सही है। समझ गए ना, ये वाली बात है। चलो अब ये हो गया आपका, अपवर्तन भी हो गया, परावर्तन भी हो गया। अब हम बात करेंगे कि विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, है ना। ओम, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम हमें लिखना है, बताओ ओम का नियम क्या है, बोलिए। किसी विद्युत परिपथ में संयोजित चालक जिसकी मेरे को दे देना, मैं भी पी लूंगा थोड़ी सी। विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य विभाजन उसमें प्रवेश विद्युत धारा को संकेत कराती है। वेरी गुड। देखो इस बच्ची ने थोड़ा जोर से बोलना है ना, बोलो फिर से बोलो। किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में जिसकी भौतिक परिस्थितियां समान हो तथा विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उसके सिरों के मध्य विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा की तीव्रता एक निश्चित अनुपात में हो, उसे ही ओम का नियम कहते हैं। वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। ये सही बोला इसने भैया ने? हाँ सर, दोनों एक ही। तो ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। आपका क्या था? दोनों सिरों के बीच में विभवांतर किसके समानुपाती होता है? आई के ना, यही है ना। V इज प्रोपोर्शनल आई, यही सूत्र है। V इज प्रोपोर्शनल आई। हाँ सर, V बराबर V समानुपाती आई कि आई समानुपाती V? V बराबर आई आ रहा है। हाँ, मतलब वो एक ही बात है। देखो 2 मिनट है ना, देखो भैया, V इज प्रोपोर्शनल आई, V यानी विभवांतर, I यानी विद्युत धारा। तो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V उस चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, ये ओम का नियम कहता है। तो इसको हमने गणित में लिख दिया। अब क्या करेंगे बताओ? समानुपाती का निशान हटेगा तो क्या आएगा? R निशान है, R इज ए स्थिरांक, कांस्टेंट। R आपका समानुपाती नियतांक है। R इज क्या है, यहां लिख दो, R समानुपाती नियतांक है। समानुपाती का निशान हटाया ना अपन ने, समानुपाती नियतांक, इसको हम प्रतिरोध भी कहते हैं। इसका एक नाम और दे दिया हमने, चाहो तो R बराबर प्रतिरोध भी लिख सकते हो आप, उसको हमने प्रतिरोध भी नाम दे रखा है। दो नाम है यहाँ पे इसके, समझ गए ना। तो अब I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V अपॉन R।
I इज इक्वल टू क्या, V V अपॉन R। तो ये ओम का नियम है कि किसी भौतिक परिस्थितियों को परिवर्तित किए बिना, यदि भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित हो तो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा I समानुपाती होती है। ठीक है ना, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। और ये समानुपाती का निशान हटा देंगे, R आ जाएगा, और R जो कि गुणा में है तो गुणा वाली चीज बटे में आती है, और ये ओम का नियम है। यही ओम का नियम है, यही, ये गणितीय रूप लिख दिया मैंने, यही ओम का नियम है भाई साहब, ये ओम का नियम है। सर कोई सा मैसेज आ रहा है? क्या करें, इसका कैंसिल करें, है ना? चलो ओके, तो ये गणितीय रूप हो गया। चलो ओम का नियम हो गया भाइयों। अब हम बात करेंगे, विज्ञान है क्या आपके पास कुछ? हाँ, सर। विज्ञान का देना तो वेरी नाइस। देखो भैया, अब हमारे पास विज्ञान का उपलब्ध हो गया साधन। तो अब हम बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जैसे मान लो ये आपका चुंबक है ना, ये इसका N ध्रुव है और ये इसका S ध्रुव, ठीक है ना। तो चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं बताइए आप पहले तो। ये दक्षिणी ध्रुव, यह बाहर की तरफ, यह अंदर की तरफ दक्षिण ध्रुव से अंदर की ध्रुव होती है, और तथा हम बाहर की ध्रुव दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है। चलो ठीक है, आपने बोलने का कोशिश तो किया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र होने पर परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है तथा ये बाहरी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी उत्तरी ध्रुव की ओर, चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती है। यह प्रबलता अत्यधिक प्रबलता वाले क्षेत्रों में पास तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्रों में दूर दूर होती है। देखो इस भैया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस भैया के लिए नहीं, इस भैया के लिए ताली बजाना चाहिए। देखो भैया, ये चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर बहती है, मगर चुंबक के बाहर ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर बहती है। आई बात समझ? ये समझ रहे हैं कि नहीं? इसी प्रकार इधर समझ रहे हैं? यस सर। तो क्या हो जाएगी, एक बार फिर से इसके गुण बताइए, जोर से बोलिए। एक बार रिवाइज करना याद कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चिकने बंद वक्र पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है तथा ये रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है तथा ये अत्यधिक प्रबलता वाले क्षेत्रों में पास होती है तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्रों में दूर दूर होती है। फिर ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। मतलब तुमको मतलब रोज रिवाइज करना पड़ेगा। तुम बोले एक बार पढ़ने दो फिर बताएंगे, मतलब परमानेंट मेमोरी में नहीं है, नकली पढ़ाई। देखो भैया, बिल्कुल सही बोला भैया ने कि जहां पे मतलब एक बंद वक्र की तरह बहती है, वक्र बंद होता है। बंद वक्र किसे कहते हैं? जैसे यहां से शुरू हुआ और वापिस यहीं पे आके खत्म हो गया, तो ये वक्र बंद हो गया। ये बंद वक्र में कैसे बहती है? देखो ना, ध्यान से देखना। ये यहां से निकली और ये देखना, ये यहां पे आई और देखना वापिस ये वापिस बंद होगी ना। यहाँ पे वापिस आ गई, तो ये वक्र बंद हो गया। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, एक बंद वक्र में गमन करती है और ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है,
और जहां पे चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होती है वह प्रबल क्षेत्र होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। और जहां पे चुंबकीय रेखाएं दूर दूर होती हैं वह निर्बल दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। और जहां पे चुंबकीय बल रेखाएं अधिक पास होती है वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। और ये चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर बहती है, मगर चुंबक के अंदर की तरफ दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर बहती है। ठीक है ना। तो ये 3 विशेषताएं हैं और तीनों गुण इस भाइयों ने बिल्कुल सही बताए हैं। बिल्कुल नाइस बॉय, जीनियस बॉय। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इस तरीके से पढ़ो कि कल परीक्षा है। और ये जो आलोक है उसी तरीके से पढ़ाई कर रहा है क्योंकि इसकी कल वाकई में परीक्षा है और ये उस तरीके से पढ़ भी रहा है। वेरी नाइस। और सभी बच्चे अगर इसे पढ़ने लग जाए तो मालूम सबको है, फिर क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? मालूम नहीं है क्या? इसको नहीं मालूम, तेरे को नहीं मालूम है, मालूम है, मगर फिर भी हम अनजान बनने में फायदा है, पढ़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा तभी तो पास। चलो वेरी गुड। चलो वर्ण विक्षेपण। जब वर्ण प्रकाश किरण किसी जोर से बोलिए। से होकर गुजरती है तो तो वह वह 7 सात रंगों में विभक्त हो जाती है, तो इसे वर्ण Very good. विक्षेपण कहते हैं। देखो इस बच्ची ने बता दिया, 7वीं की बच्ची बोल रही है, बहुत हमको भी बढ़िया। याद है। बोलिए ना तो। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसे बेजानी हप्पी नाला के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। तो भैया ये आपका एक प्रिज्म है। देखो भैया अब ये श्वेत प्रकाश किरण आ रही है, देखना ध्यान से। ये श्वेत प्रकाश किरण आई है ना। अब यहां से ये कितने रंगों में बढ़ गई? 7 रंगों में बढ़ जाएगी। यस 1 2 3 4 5 6 और 7 इस प्रकार से 7 रंग होंगे। तो जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। विज्ञान में बोलना बढ़ जाती है, ऐसे नहीं बोलेंगे, विज्ञान की भाषा है क्योंकि हमें साइंटिस्ट बनना है तो विज्ञान बोलेंगे। तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। रंगों का यह क्रम नीचे से ऊपर की ओर होता है। हाँ ये भी बोलेंगे कि नीचे से ऊपर की ओर होता है। हाँ रंगों का यह क्रम नीचे से ऊपर की ओर होता है, जिसे बेजानी हप्पी नाला। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैसेज आ गया। सही कर, उसको सेव वो कर दो कि जो भी करना है। बेजानी हप्पी नाला, इसको बेजानी हप्पी नाला के नाम से जाना जाता है। बे से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। और रंगों का यह क्रम क्या कहलाता है? नहीं, वर्ण क्रम कहलाता है। रंगों के इस क्रम को वर्ण क्रम कहते हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ओके चलिएगा, अच्छी बात है। तो ये है ना, ये कौन सी किरण है? श्वेत प्रकाश किरण। इसको हम आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे ना, आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है? ये प्रिज्म में गई, मतलब कांच में गई। कांच में जाने पे क्या होता है? कांच में जाने पे क्या होता है? अपवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपवर्तित। अपवर्तित हो गई भाई साहब, है ना। अपवर्तित किरण बोलेंगे। ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। क्या कह रहे हैं इसका नोटिफिकेशन? बार वो एसएमसी में से 2 मिनट क्या काम मैसेज आता है? हटा दिया सर, हटा दिया। 2 मिनट भैया यार, ये है ना हमारे को क्या है, बार बार मैसेज आ रहा है यार। आदित्य सही तो है यार, क्यों आ रहा है? सही है, चल है ना बेटा। चल तो ये इस बहाने मतलब अपना विज्ञान का रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि आपका पेपर है तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा भी रिवीजन होगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। बार बार रिवीजन करेंगे तो हमारे परमानेंट मेमोरी में चीज़ें जाती है
चलिए, वर्ण विक्षेपण हो गया भैया। वर्ण विक्षेपण के बाद में हम क्या लेते हैं, बताओ बताओ। वर्ण विक्षेपण के बाद में हम लेते हैं, वेरी गुड। ये आपने सिलेबस में ही है ना, दृष्टि दोष। यस, देखो बहुत बढ़िया। ये वाला हम लेंगे दोस्त, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बताइए। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट पे थोड़ी आना डायरेक्ट। दृष्टि दोष किसे कहते हैं आलोक जी? जब किसी व्यक्ति को उसकी आंखों द्वारा साफ न दिखाई देता है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। वेरी गुड, मैं ताली बजाऊंगा, क्योंकि कुछ परिभाषाएं हमें अपने दिमाग से बनाना पड़ती है। तोता रटंत नहीं बनना है कि भैया रट के ही बोलेंगे। जैसे आपने परिभाषा बनाई कि जब हमें कोई भी वस्तु आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, चाहे वस्तु दूर की हो या पास की, मगर वो हमें आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो हम कहते हैं कि हमारी आंखों में, दृष्टि में दोष उत्पन्न हो गया है, अर्थात हमें दृष्टि दोष हो गया है। हमें डॉक्टर का मदद लेना पड़ेगा, गाजर और पालक खाना पड़ेगा, चलिएगा। तो देखा, इसको कहते हैं दिमाग। हमने यही तो बोला था, क्या जब बोला? कम दिखता है। कम दिखता है। हमने भी यही बोला, कम नहीं दिखता है, स्पष्ट नहीं दिखता हाँ है। वही स्पष्ट नहीं। यहाँ तो फिर ऐसे बोलेंगे कम नहीं, ज्यादा क्या होता है, कम दिख, ऐसा थोड़ी होता है कम दिख रहा है ज्यादा दिख रहा है, कम ज्यादा कुछ नहीं होता है। हाँ सर, वही स्पष्ट बोलना था, तो स्पष्ट वो बोलो, निकल गया। स्पष्ट अस्पष्ट होता है, कम ज्यादा नहीं होता भैया। हाँ, ठीक है। हाँ, स्पष्ट। है ना? कोई मात्रा थोड़ी होती है कि इतना दिख रही होगी इतना दिख रही हो। ऐसा थोड़ी होता है भाई। दृष्टि दोष का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। और भैया ने बहुत अच्छा बताया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दो चीजें बताई। निकट दृष्टि दोष, हाँ भैया अब इस पे प्रकाश डालो बेटा, इस पे प्रकाश। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका नामांकित चित्र क्या हो जाएगा? इसका हमें नामांकित चित्र भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो इसका नामांकित चित्र हम बना लेते हैं। इसमें 3 सरल रेखा आएगी और फिर आपस में कट जाएगी पीछे आकर, है ना। तो भैया जैसे मान लो ये कोई वस्तु है ना, अब ये किरण आई है ना, ये किरण सूर्य, ये किरण में प्रवेश करा तो निकट की वस्तु तो साफ दिखती है मगर दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। ये AB है और ये वस्तु AB है, इसका प्रतिबिंब कहां बन गया? यहाँ पे बन गया, जिसको हम चाहो तो O बोल दो। हाँ? हाँ, ये तो निकट दृष्टि दोष निवारण है क्या? नहीं, ये आंखें खराब, ये आंखें खराब हो गई हमारी, ऐसा फोटो बन रहा है। आंखें हमारी खराब है, हमारी आंखों में दोष है, और वो भी दोष का नाम है निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष होता है तो ऐसा फोटो बनता है। दूर स्थित वस्तु AB का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनते हुए उससे पहले बन जाता है, तो इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष का नामांकित चित्र। निकट दृष्टि दोष का नामांकित चित्र बनाने को आ जाएगा तो ऐसा बनाना भैया, निकट दृष्टि दोष का नामांकित चित्र बनाओ तो ऐसा बनेगा। फिर अब भैया ऐसा हो रहा है, हाँ, अब इसका निवारण करो। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या करेगा?
चश्मा देगा। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं जिसकी फोकस दूरी बिंदु की दूरी के बराबर होती है। वेरी गुड, वेरी नाइस, ताली बजा देना भैया। बिल्कुल ऐसे बच्चों के लिए कंजूसी कोई नहीं करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भैया, है ना, ये लेंस है हमारा, आंखों का लेंस है। और भैया जैसे अब ये वस्तु है हमारी ए बी, है ना, ये हमारी ए बी वस्तु है, ए और बी। अब इससे प्रकाश किरण निकली, बिल्कुल ये वो फोटो बन गया यहाँ पे फोटो बन गया उसका, ये यहाँ पे बन गया। कब बना? जब इसमें लेंस लग गया, ये लेंस लग गया जिसे हम अवतल लेंस या अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसका एक नाम और है अपसारी लेंस। ये चश्मा में लगा लिया हमने, अपसारी लेंस लग गया तो बिल्कुल पर्दे पे फोटो बना, रेटिना या दृष्टि पटल पे फोटो बना, इसका इमेज बन गया और वस्तु हमें साफ दिखाई दे रही है। ये निवारण, ये देखो, ये दोष वाला फोटो है और ये दोष का निवारण वाला फोटो है ना। दोष का निवारण वाला फोटो, अगर आपकी परिभाषा में मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं, फोटो सही है, पढ़ता कोई नहीं है, फोटो देखेगा, पास कर लेंगे, ये पास हो गया, है ना, ठीक है ना। तो भैया अपने को फोटो पे ध्यान देना है क्या। अब दूरदृष्टि दोष की बात करेंगे, उसमें उत्तल लेंस लगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना बेटा। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन नजदीक पास की वस्तु उसे साफ नहीं दिखाई देती है, इसमें दूरदृष्टि दोष होता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तुम भी सीखो फोटो, तुम्हारे है ना सिलेबस में कि नहीं है तो सीखो। ये फोटो बनाते हुए आना चाहिए, कुछ भी नहीं है फोटो में भैया, फोटो में कुछ भी नहीं है जबकि, है ना। अब ये वस्तु है ना, अब इससे भैया किरण निकली, इससे किरण निकली, कहाँ पे बना? पर्दे के पीछे, रेटिना के पीछे, है ना। अब इस स्थिति में इस बिंदु को, इस वस्तु का नाम है ए बी, ठीक है। प्रतिबिंब यहां बना, ये आपका प्रतिबिंब है, यहां देखो प्रतिबिंब यहां बन गया, ठीक है ना। ये कौन सा? दूरदृष्टि दोष का फोटो, दूरदृष्टि दोष का नामांकित चित्र, इसे हम दूरदृष्टि दोष का नामांकित चित्र बोलेंगे। अगर आप परिभाषा लिख देंगे और ये फोटो नहीं बनाएंगे तो सामने वाला सोचेगा अरे नहीं यार, दम वाली बात नहीं है। और आपने परिभाषा भी लिख दी और ये भी बना दिया तो बोलेगा सुपर जीनियस बच्चा है। और परिभाषा नहीं लिखी, केवल फोटो बना दिया तो भी नंबर पूरे देगा वो, ऐसा होता है ना, ठीक है ना। अब इसका निवारण कैसे करें? तो निवारण का फोटो बना लो, है ना। निवारण के लिए आप क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात, इसी में कर लेते हैं निवारण। निवारण के लिए दूरदृष्टि दोष निवारण, यहां मैं लिख देता हूं निवारण वाला फोटो, है ना। अपन क्या करेंगे, देखो निवारण में बेटा, इसमें अपन उत्तल लेंस अभिसारी, है ना, ये उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस। ठीक है ना, ये आपका, इसमें क्या होगा, अब आपका फोटो है ना, ये
सॉरी सॉरी सॉरी, समझ गया ना? यहाँ पे बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ये आपका दोष का निवारण हो गया है ना। इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस लगाया जाता है। इससे जो वस्तु है उससे निकलने वाली किरणों की लंबाइयाँ छोटी हो जाती, कम हो जाती है, और वो पर्दे पे उसका फोटो बन जाता है। ठीक है, चलो ये दोष भी हो गया आपका, है ना। और फिर अब हम बात करेंगे संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, बताओ। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें स्थित सहसंयोजी आबंध एक ही प्रकार का होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तथा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वेरी गुड। तुम नहीं बता पा रहे हो, तुम गिरो। स्किल देना मेरे थैले में से निकाल के। वो थैला दे तो बेटा, थैला दे तो। पीछे पीछे तेरे पीछे नीचे की तरफ थैला। वेरी नाइस, आई प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल सही बताया है। देखो भैया ने ये असली पढ़ाई कर रहा है भैया। असली पढ़ाई ये होती है ना। तुम पढ़ाई नकली पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो अब हम तुम्हारी पिटाई करेंगे क्योंकि तुम नकली बच्चे हो। सर बोलते जैसे हमने बोला। तो तुम तो ढूंढ रहे हो। सर नहीं मिला। भैया आपकी याद तो क्या है? सर नहीं मिला हमको। सर याद तो नहीं, था। चलो। सर याद था, नहीं, बस नहीं, नहीं, तुमने ऐसा बोला तो रिवाइज हो गया। पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो तुम तो बस। देखो भैया बिल्कुल सही। मैं इनको समझा दूं एक बार और, तुमने तो सही बता दिया है। अब देखना, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन यानी कार्बन। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जब हाइड्रोजन और कार्बन एकल सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो ऐसे यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जब किसी यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं तो ऐसे यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। किंतु ऐसे यौगिक ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें द्वि या त्रि सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्यों भैया सही परिभाषा सही बताई मैंने? भैया परिभाषा सही बताई कि नहीं बताई मैंने? हाँ सर सही है। सही। हाँ मैंने क्या कंफर्म कर लो थोड़ा, क्योंकि तुमने जो परिभाषा बोली उसी को मैंने सीख मतलब याद कर लिया और याद करके बोल दिया। तो एक बार और बोलना भैया, मैं एक बार और सुनना चाहता हूँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें एकल सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध आयन पाए जाते हैं, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वेरी गुड, जीनियस। ताली बजाना दे। वेरी गुड, पढ़ रहे आदमी में। मतलब मुझे लग रहा है कि तुम वाकई में मोहन यादव से मिलोगे तुम, क्योंकि मोहन यादव क्या करता है? आदरणीय मोहन यादव, हमारे आदरणीय सम्माननीय मान्यवर मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी वो 5वीं
8वीं 10वीं और 12वीं में 10-10 बच्चों को बुलाता है, टॉप 10 टॉप 10 कितने परसेंट बनते सर तब? और उसमें ऐसा नहीं रहता है, मेरिट लिस्ट बनती है ना, उसमें ऊपर के 10 बच्चे, ऊपर के 10 बच्चे चाहिए उनको, और वो टॉप 10 में 90 ऊपर वाले होते हैं, 90 से ऊपर वालों को ही बुलाता हूँ, क्योंकि 90 से ऊपर वाले आते हैं 10 बच्चे तो ऐसे निकल ही जाते हैं जिनके 90 या उससे ऊपर होते हैं, मैं स्कूल में बुलाया जैसे टॉप 10 बच्चों को बुलाता हूँ। हाँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कम वालों को भी बुला लेते हैं, क्योंकि वो लिस्ट के ऊपर है, कभी कभी बच्चे ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं किसी सत्र में, और किसी सत्र में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ऐसा रहता है। तो देखो भैया, तो तुम है ना, तुम मुझे ऐसा लग रहा है तुम इसमें कोशिश करो, तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि तुम हर प्रश्न का जवाब दे रहे हो, इसलिए मुझे तुम पे विश्वास है, तुम कोशिश करो। वेरी गुड। उनको बुलाते हैं और अच्छी वीआईपी व्यवस्था होती है, और फिर उनको 10वीं वालों को तो 25,000 का चेक देते हैं, नहीं देते सर, या फिर हमारे स्कूल में अभी नहीं दिए उनको, बेचारों सर बंद हो गया, नहीं देते। ये गलत करा यार, ये क्यों नहीं यार, होता तो लाडली बहना को जो पढ़ाई नहीं करती योजना भी बंद कर दी। है। वो 1 लाख रुपए देते थे ना स्कूटी के, हाँ, वो भी बंद कर दिए। अरे यार ये तो यार पिछली बार हमारे स्कूल में एक लड़की को मिली थी, इस बार मिली ही। इस बार नहीं दी स्कूटी, पिछली बार दी थी। हम्म। अरे यार इस बार स्कूटी नहीं दिखा गया यार, ये सॉरी, अपन नहीं बोले यार अभी, है ना, अभी नहीं बोलते क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ ना यार मैं, तो अपन सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे अभी। हाँ, तो सरकार नाराज हो जाएगी, बोला हमारे बारे में बातें करते हो। चलो 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 चलो, अपन तो पढ़ाई की बात करेंगे। नहीं, मोहन यादव जी बहुत अच्छे, प्रणाम नमस्कार। अब हम आते हैं दोस्त, अगला प्रश्न हमारा था संतृप्त असंतृप्त हो गया ना, अब इसके बाद में हम आते हैं, हमें वो प्रश्न लेना है जो कठिन है, क्योंकि सरल तो तुम सब रट लेते हो, है ना, कठिन वाले लेंगे बेटा अपन। विद्युत धारा को परिभाषित करो, इसका एसआई मात्रक बताओ। किसी आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं तथा दूसरे शब्दों में एकांक समय में तय की गई दूरी विद्युत धारा कहलाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पीयर है। वेरी गुड, है ना। आवेश प्रवाह की दर तो विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर, देखो तुमको पढ़ाने से मुझे भी याद हो रहा है, क्या मुझे याद हो रहा है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बोलो आप, मुझे फायदा हो गया। विद्युत धारा कहते हैं और इसका मात्रक एम्पियर है। और सूत्र विद्युत धारा बट्टे आवेश बट्टा समय, I बराबर Q अपॉन T, यही है ना, है ना, हाँ यही सर, हाँ, है ना। और मात्रक क्या है, एम्पियर, मात्रक है ए एम्पियर, है ना, ए या एम्पियर। इसको हम इस तरीके से कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, हाँ, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम पर सेकंड, हाँ, इसका मतलब एम्पियर। कूलाम पर सेकंड को एम्पियर भी कहा जाता है, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका मात्रक कूलाम पर सेकंड है तो भी सही है, और आप ये लिख दें कि इसका मात्रक एम्पियर है तो भी सही है, दोनों कंडीशन में सही है। तो आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न था और इसका जवाब भी तुमने अच्छा दिया। अब हम लेते हैं अब अगला प्रश्न अपन लेंगे बेटा। अगला प्रश्न हमारा होगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र ये तो मैंने बताया। किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? बताइए। ये नहीं आती ये। वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। नहीं याद है बेटा, तुम सर्च करना तुम। सर उसमें ही है। मैंने इसमें है, चलो अच्छी हाँ, बात है, सर। इसमें देख लो है, मतलब इसमें, हाँ मगर याद नहीं है। सर, मतलब मैम ने बताया ही नहीं अभी। मैंने सर, तो ये इसमें से वाला आप क्यों- मैंने दिया था आपको, मैंने दे सर, रखा याद है, है, मैंने बस इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखा रखा है, निम्न को परिभाषित कीजिए। याद है, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र। हाँ, तो मैंने बस मैंने इनको इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन देख में, रहे हैं हम कहाँ। हाँ भाई तुमको भी याद नहीं है ना ये, तो ये याद करना बेटा, है ना, ये पक्का 100% आएगा वक्रता केंद्र का। और भैया 2 नंबर का है भाई साहब, ये वक्रता केंद्र। हाँ, सवाल भी है इसका। सवाल ये भी जो है को 32 वाला है ना, हाँ हाँ दोनों हाँ आए हाँ थे सर, हाँ, अब त्रैमासिक में भी और द्विमासिक में भी। है ना, हाँ एक सवाल सवाल है, हाँ डायऑप्टर हाँ सर। ऐसा कुछ था वो। तो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या बटे दो। हाँ त्रिज्या बटे गोले दो। के केंद्र में ऐसा बिंदु जो काट को 2 भागों में काटता है वह वक्रता केंद्र या वक्रता बिंदु कहलाता है। गोले के केंद्र में वह बिंदु जहाँ से कांच को काटा गया था। तो तुम्हारे पास मोबाइल है, हमको इतने से पहचान। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। भैयू फिर से बोलना भैयू, तो मैं इनको परिभाषा सर निकाल पीछे गोले के आगे केंद्र में मतलब वह बिंदु गोले के केंद्र में स्थिर ऐसा बिंदु जो कांच को 2 भागों में बांटता है वह वक्रता केंद्र कहलाता है। गोले के मध्य में चलो ठीक है, याद कर लेना मगर, है ना, ये आएगा ना। जी सर। चलो, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं और फोकस दूरी, फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी किसे कहते हैं? उस बिंदु से प्रकाश प्रकाशीय केंद्र की दूरी होती है जहाँ पर पढ़ने वाली समांतर ट्रेन देश से तब डंडा ही खरीद। हाँ सर, इसके पीछे ही बस थोड़ा सा आगे। देखो तो, देखो भैयू, फोकस दूरी की परिभाषा बताओ यार भैयू, क्योंकि कल हमारी परीक्षा है बेटा, और ये आना है 100% आ रही है कल, ये कल ही आएगा भैया। फोकस दूरी जहां मतलब फोकस बिंदु से, जैसे मान लो ये वस्तु है ए बी, है ना, देखो तो सर्च करो तो बेटा फोकस दूरी का मुझे भी याद नहीं है इसलिए तो। उस बिंदु से प्रकाशीय केंद्र की दूरी होती है जहाँ पर पड़ने वाली समांतर प्रकाश किरणें मिलती है। इसे फोकस दूरी भी कहा जाता है। सर ये हाँ पढ़ो तो बेटा। गोले दर्पण के फोकस की उसके ध्रुव से दूरी उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। वेरी गुड। देखो भैयू, ये परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, सर नीचे ही और ये हाँ गोली दर्पण के फोकस की उसके ध्रुव से दूरी, है ना, ये आपका गोली दर्पण है। देखो ये दर्पण बनाया हमने, ये गोली दर्पण है ना, ये दर्पण है बेटा, ठीक है, और ये ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण के फोकस की उसके ध्रुव, ये इसका ध्रुव O है, ये ध्रुव है बेटा, है ना, और ये इसकी फोकस दूरी F है, ठीक है। अब यहां से मान लो ये वस्तु है, अब ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है ना, ठीक है, एक किरण सूर्य, सॉरी, ये एक किरण यहाँ गई,
ये है ना, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब, ये एम, ये ओ है, ये ए बी और ये हमारा हो गया उल्टा बनेगा, है ना, ए बी तो बी ए। दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जो दर्पण होता है ना उसमें फोटो बनता है, उल्टा बनता है। हाँ सर। तो ये फोटो ए बी का बी ए बी, ये उल्टा हो गया, ए बी ए ऊपर था, अब ए नीचे चला गया, ये इसका प्रतिबिंब बना, है ना, ये इसका ध्रुव है। तो गोलीय दर्पण के फोकस एफ, फोकस बिंदु यहाँ पे फोकस हो गई है, समझ गए ना, ये फोकस दूरी, यहाँ से फोकस हुआ, यहाँ पे फोटो यहाँ बना, फोकस बिंदु पे फोकस जहाँ पे उसका फोटो बनता है। गोलीय दर्पण के फोकस की उसके ध्रुव से दूरी, ये ध्रुव ओ, तो ये ओ से ओ एफ क्या है, ओ एफ फोकस दूरी है, ये हमारी फोकस दूरी है ना। तो ये फोटो बना दिया ना, तो समझ लो तुम्हारा परिभाषा हो गया। गोलीय दर्पण, इसको गोलीय दर्पण कहते हैं, है ना, इसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण के फोकस की ध्रुव से दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और इसे एफ से दर्शाते हैं, क्या से, स्मॉल एफ। तो ओ एफ इज इक्वल स्मॉल एफ, ओके, है ना। और ये क्या है, समझ रहे हो, हाँ। क्या है ये, दर्पण के पीछे नहीं पोत देते कलर, हाँ। कांच देखा तुमने, कांच फूट जाता तो हम पीछे देखते हैं, उसके पीछे कुछ कलर पोता रहता है ना, जिससे वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो दर्पण के उस तरफ नहीं जाए और टकरा के वापिस इधर आए, तो फिर हमारा फोटो हमको दिखेगा। अगर पीछे नहीं पोतेंगे तो हमें हमारा फोटो बनेगा ही नहीं। तो ये इसका इसमें क्या है, कौन सा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है बताओ। दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो उल्टा होता है ना, ठीक है ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है। सीधा और आभासी, सीधा और आभासी, सॉरी यार, सही कह रहा यार, सीधा और आभासी है ना, हाँ, चलो ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया। हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं बताओ, हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ही प्रकार का होता है उससे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जैसे वनस्पति तेल से हाइड्रोजनी अभिकरण क्रिया कराकर वनस्पति घी बनाया जा सकता है, इसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वाह यार, ऑक्सीकारक क्या है, वे पदार्थ जो एक दूसरे को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं वे ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। वेरी गुड। किन्वनन से आप क्या समझते हैं, किन्वनन, ये सर आपकी आवाज कट के आ रही। किन्वनन से क्या समझते हैं, आवाज कट रही क्या। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, तो बेटा आप तैयारी कर लो, है ना। जी सर। तो आप तैयारी कर लो, अच्छी मजबूत तैयारी करो बेटा। मैं पेपर भेज दूं। हाँ सर भेज दो। अभी भेज देता हूँ दोस्त, क्योंकि अपनी दोस्ती पक्की हो गई। बता क्यों हो गई पक्की, बता। मैंने आपके सब्सक्राइब करवाए यार, इसलिए अपनी दोस्ती पक्की होगी, और पक्की भी हो जाएगी। अगर और कराएंगे ना तो और पक्की होती जाएगी, फिर सबसे पक्की हो जाएगी।